हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुंभ मेला के बारे में। तो कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस समय ये जानना कि कुंभ का इतिहास क्या है, क्यों कुंभ की शुरुआत हुई, कब से कुंभ की शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ पर लगता है कुंभ का मेला। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। पौराणिक कथाओं में कुंभ का वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास में कुंभ का क्या क्या वर्णन है, मध्यकालीन इतिहास में या आधुनिक भारत के इतिहास में कहां कहां पर कुंभ का वर्णन हमें मिलता है। इन सब चीजों पर डिटेल बात करेंगे। प्रयाग के और भी ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करेंगे। प्रयागराज के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना है और कुंभ और प्रयागराज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रहों की किस स्थिति पर कुंभ का मेला कहां कहां पर लगता है। तो हम सभी जानते हैं कुंभ मेला 4 स्थानों पर भारत में लगता है। तो इन 4 स्थानों पर कब कब कुंभ मेला लगता है, इस चीज पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में होगा। अब कुंभ मेले के हम बात करें तो कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में होने जा रहा है। आखिर में हम देखेंगे इसके पर्यटक स्थलों के बारे में। पहले इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं, कुंभ मेले का इतिहास। तो कुंभ मेले का इतिहास जो है वह काफी इंटरेस्टिंग है। कुंभ मेले का इतिहास तो कुछ दस्तावेजों के अनुसार कुंभ का प्रारंभ 525 बीसी में माना जाता है, ऐसा कुछ दस्तावेजों में कहा गया है। यानी 525 बीसी तक का एक रिकॉर्ड हमें मिलता है कुंभ मेले का। तो आस्था और आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक है कुंभ मेला। भारत में आस्था और आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतीक है। हर बार जब कुंभ का आयोजन होता है तो एक अस्थायी शहर को बसाया जाता है। लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और इस बार तो अनुमान है करीब 5 से 6 करोड़ लोग कुंभ में शामिल हो सकते हैं। तो प्रतिदिन लाखों लोग कुंभ में स्नान करते हैं और ये मेला करीब 1 महीने तक चलता है। तो 1 महीने तक ये मेला चलता है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं इसके लिए की जाती हैं। इतिहास पर अभी हम बात करेंगे, हम थोड़ा सा जान रहे हैं कुंभ का आयोजन होता कैसे है। ठीक है, चाक चौबंद व्यवस्था इसके लिए की जाती है और यहाँ पर जो साधु संत हैं वो स्नान करते हैं, भव्य आयोजन होता है। विश्व में किसी भी आयोजन की तुलना में विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समूह जुटता है जो अपनी आस्था को सेलिब्रेट करता है, ये है कुंभ। तो कुंभ में अगर हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें तो ये नदियों की निर्मलता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो भारत में नदियों के महत्व को भी प्रकट करता है। तो पौराणिक कथाओं में भी हमें कुंभ का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा जो आती है, समुद्र मंथन की कथा में जब राक्षस और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त हुआ तो उसको लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा और जब यह कलश की छीना झपटी होने लगी तो इसमें से कुछ अमृत की बूंदें प्रमुख 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर जहां पर अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें गिरी, इन्हीं 4 स्थानों पर यह मेला लगता है। हरिद्वार में लगता है मेला। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर आयोजन होता है और प्रयागराज में इसका आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजन होता है। उसके बाद नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में जब कुंभ लगता है तो हरिद्वार में कुंभ का उल्लेख हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। तो विष्णु पुराण में हरिद्वार में होने वाले कुंभ का उल्लेख है। साथ ही महाभारत में भी प्रयाग में कुंभ का और प्रयाग का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। उसमें वन पर्व में महाभारत में हमें इसका उल्लेख मिलता है। आगे हम अगर प्राचीन भारत के इतिहास में आए तो हविनसांग की पुस्तक CUकी में राजा हर्षवर्धन के समय पर कुंभ का आयोजन होता रहा, इसका वर्णन हमें मिलता है। तो राजा हर्षवर्धन के समय प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का आयोजन और 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन किया जाता था। तो हमने कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा भी देखी और प्राचीन भारत में राजा हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन होता था, इसका भी वर्णन देखा। अब आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले को लेकर के शुरुआत की थी, ऐसा भी माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था उन्होंने सन्यासी अखाड़े के लिए की। अखाड़े का मतलब होता है अखंड, ठीक है। अखाड़ा शब्द का जो अर्थ होता है वह अखंड होता है। तो में साधु संतों के अखाड़ों की विशेष शोभा यात्राएं निकलती हैं, ये आज भी होता है, लगातार निकलती हैं। यानी अखंड मतलब विभाजित न होने वाला। कहते हैं अखाड़े बनने की शुरुआत आदि शंकराचार्य के समय ही हुई थी।
शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी साधुओं के छोटे मोटे समूहों को मिलाने और उन्हें एक करने की कोशिश की थी। उनके ही प्रयासों का नतीजा था कि अलग अलग परंपराओं व विश्वासों को मानने वाले सभी साधु संत एकजुट हुए और अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत हुई। मुगल काल में भी कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। इसके भी हमें प्रमुख दस्तावेज मिलते हैं, जिसमें 1665 के गजट, मुगल काल का जो गजट था, खुला सातूत तारीख, तो खुला सातूत तारीख में कुंभ का वर्णन है। इसका मतलब मुगल काल में भी कुंभ का आयोजन होता रहा था। अकबर के समय इलाहाबाद में, जिसका नाम इलाहाबाद उस समय कर दिया गया था प्रयागराज का, वहां संगम के किनारे पर ही इलाहाबाद का किला बनवाया गया था। अकबर ने ही अपने समय में प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद किया था। आगे हम देखेंगे इतिहास में इस चीज का भी जिक्र मिलता है, जो अब फिर से 2018 में इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि इसका प्राचीन नाम था। श्री महंत लालपुरी की पुस्तक 10 नाम नागा सन्यासी एवं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में पेशवाई और शाही स्नान की शुरुआत का विस्तार से वर्णन मिलता है। कैसे शाही स्नान का आयोजन होता है, नागा साधु इसमें भाग लेते हैं, अखाड़े इसमें भाग लेते हैं, इन सब का वर्णन विस्तार से हमें इस पुस्तक में भी मिलता है। अंग्रेजों के समय में भी कुंभ का आयोजन होता रहा और अंग्रेजों ने इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास किया। यहाँ पर स्वच्छता के अनेक इंतजाम किए, क्योंकि उस समय शताब्दी के अंतिम समय में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में काफी स्वच्छता संबंधी समस्याएं देखने को मिली, तो उसमें स्वच्छता को करने के प्रयास भी किए गए, साथ ही इसको नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया, इस पर टैक्स लगाने का प्रयास भी किया गया। अंग्रेजों ने कुंभ मेले के आयोजन पर टैक्स भी लगाया था। कुंभ में आने वाले यात्रियों पर, तीर्थ यात्रियों पर, सन्यासियों पर टैक्स की व्यवस्था भी इन्होंने कर दी थी एक समय। तो अंग्रेजों ने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया था। हम दस्तावेजों में देखें तो 1882 के माघ मेले में 10 लाख लोग आए थे। इसका प्रूफ हमें 1883 के द इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया में मिलता है। तो W. हंटर, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय था, तो उसने द इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया लिखा था और इसमें माघ मेले का वर्णन है, जो 1882 में माघ अमावस्या को ही कुंभ का आयोजन होता है। हमें पता है माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या हम जिसे कहते हैं, उस समय कुंभ का आयोजन होता है। 1882 में कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, ऐसा गजट में वर्णन है। गजट में यह भी वर्णन है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक यात्री मेगास्थनीज की प्रयागराज यात्रा का वर्णन भी है। हेवन सांग ने प्रयागराज के बारे में वर्णन किया है, राजा हर्षवर्धन के समय पर कुंभ का आयोजन होता था, ठीक है। इसी गजट में हेवन सांग के बारे में भी है, एएसआई के ब्यौरा भी है। एएसआई के उस समय के जनरल एल्केजेंडर कनिंघम के ब्यौरे इस गजट में शामिल है, और जिसमें बताया गया था कि संगम के किनारे एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थी। तो ये सब वर्णन इस गजट में हमें मिलता है 1883 के गजट में, द इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया। मैं बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करता हूं, जो भी बातें की जाएंगी वो बिल्कुल फैक्ट पे और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर की जाएंगी। सन 1900 के अर्ध कुंभ में 26,621 रुपए की आय उस समय सरकार को हुई, और 1906 के महाकुंभ में यह 62,480 रुपए से कम नहीं थी, इसके आसपास की आय हुई थी। हालांकि इन अवसरों पर सरकार को खर्च ज्यादा करना पड़ता था, ऐसा वहां भी पता चलता है। इन सालों में सरकार को करीब 38,400 रुपए इस आयोजन पर खर्च करने पड़ते थे, और 1906 में 92,024 रुपए खर्च करने पड़े थे। ये भी सब हमें ब्रिटिश भारत के समय के डॉक्यूमेंट से पता चलता है। अगर हम बात करें 1908 के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गजट की, तो उस समय 1908 का जब गजट आया तो उसमें 1906 में हुए कुंभ का जिक्र था। 1906 में कुंभ का आयोजन हुआ था और 1908 के गजट में इसका पूरा जिक्र था, और बताया गया कि 30 लाख लोग कुंभ में शामिल हुए थे, जबकि सामान्य वर्षों में 3 से 5 लाख लोग ही किसी साल गंगा स्नान के लिए आते थे। तो कुंभ वाले साल में 30 लाख लोग गंगा स्नान के लिए आए। उससे पिछले कुंभ में 60,000 बैरागी और अन्य लोग वहां पर शामिल हुए थे, यानी पिछले कुंभ की तुलना में काफी ज्यादा संख्या में लोग प्रयागराज कुंभ में शामिल हुए। अखाड़ों को संगठित और संचालन करने में कठिनाई की कल्पना अच्छी तरह से की जा सकती है, इसलिए कि आगे में हमेशा संघर्ष होता था। एक और निर्वाणी अखाड़ा, दूसरी ओर निर्मोही और दिगंबरी अखाड़ा, इनके बीच में लगातार संघर्ष भी देखा गया। इतिहास में भी अखाड़ों के बीच में संघर्ष देखा गया। बीच बीच में भी आप खबरें सुनते रहते होंगे, इन अखाड़ों के बीच में कभी कभी संघर्ष सुनने को मिलता है। तो ऐसा ही एक संघर्ष जो कि काफी प्रचलित है, जिसका जिक्र नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस गजट 1908 में किया गया, कि 1906 में अखाड़ों के बीच झगड़ा हुआ और जिसको नियंत्रित करने के लिए घुड़सवारों की सेना की एक टुकड़ी लगानी पड़ी थी, उस झगड़े को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए। अगर हम इतिहास में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करें जो कुंभ से जुड़ी रही हैं पर अच्छी घटनाएं नहीं है, आगे हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसे आयोजनों में बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है, तो भीड़ जुटने के कारण कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो 1954 में कुंभ में भगदड़ हो गई थी प्रयागराज में, और उसमें 800 लोग मारे गए थे,
और अगर पहला भगदड़ का इंसिडेंट जो हमें लिखित में मिलता है कुंभ में, तो 1820 का, जो हरिद्वार में कुंभ मेला जब आयोजित हुआ था, तो वहां पर ऐसा वर्णन मिलता है कि वहां पर एक भगदड़ मच गई थी, जिससे जो है लोगों को जान माल की हानि होती है। तो इस तरह के आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने की पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, फिर भी कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। आगे हम विस्तार से और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद भी अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगाने की कोशिश की, कभी कभी कोई अप्रिय घटना भी हो जाती है, पर आस्था हमेशा बढ़ती रही है। श्रद्धालु कभी नहीं रुके हैं, हमेशा प्रयागराज और जहां भी कुंभ मेला आयोजित होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, बड़ी संख्या में जुटते हैं और कुंभ मेले का विशाल आयोजन हमेशा होता रहा है। प्राचीन काल में भी होता रहा है, मध्यकाल में भी होता रहा है, आधुनिक भारत के इतिहास में भी होता रहा है, भविष्य में भी होता ही रहेगा। आजादी के बाद से कुंभ की भव्यता लगातार बढ़ी है। तो अभी हम बात करेंगे आजादी के बाद से कुंभ प्रयागराज में कब कब कुंभ मेला आयोजित हुआ है। जहां इस बार हो रहा है 2025 में, वहां पर आजादी के बाद पहला कुंभ का मेला 1954 में आयोजित हुआ था प्रयागराज में, फिर 1966 में, फिर 1977 में, फिर 1989 में, 2001, 2013 और अब 2025 में। कुंभ की भव्यता पहले आयोजन से लेकर के अब तक लगातार बढ़ी है। हालांकि आजादी के बाद पहली बार कुंभ मेले का आयोजन हुआ तो उसमें एक अप्रिय घटना हो गई थी। तो पहला कुंभ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आजादी के बाद पहला कुंभ मेला हुआ था 1954 में। मौनी अमावस्या के दिन पर कुंभ मेला प्रारंभ होता है हमेशा, तो मौनी अमावस्या के दिन पर ही एक कुंभ मेला प्रारंभ हुआ था और करीब 1 करोड़ श्रद्धालु इसमें शामिल हुए थे। जो अंग्रेजों के समय पर जो संख्या 5-6 लाख हमने देखी 1906 के कुंभ में, और देखो 1954 में करीब 1 करोड़ लोग, और अभी तो अनुमान है 5 करोड़ 6 करोड़ ये संख्या हो सकती है, तो इस बार कुंभ में शामिल हो सकते हैं। भगदड़ मच गई थी जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ऐसी अप्रिय घटना कोई ना हो, ये बिल्कुल सभी चाहते हैं, ऐसी कोई घटना ना हो, शांतिपूर्वक जो है ये आयोजन हो। इस मेले में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे, उन्होंने डुबकी भी लगाई थी। तो हमारे इस तरह के आयोजनों में जो नेतागण हैं वो हमेशा शामिल होते रहे हैं, तो ये बात हमें वहां इससे फैक्ट से भी पता चलती है। ये सिर्फ देश की ही आस्था का केंद्र नहीं है, राजनीतिक एकता का केंद्र भी ऐसे आयोजन बनते हैं। तो किस स्थान पर कब और क्यों होता है कुंभ का मेला? 4 स्थानों पर कुंभ का मेला होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। कौन सा ग्रह कौन सी राशि में पहुंचेगा और कब कुंभ का आयोजन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होने के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल होना और ग्रहों की स्थिति उसी राशि में होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्रयागराज में माघ अमावस्या के दिन, कब होता है? माघ अमावस्या के दिन, जिसे मौनी अमावस्या भी कह देते हैं, तो कुंभ मेला लगता है। और इस यहाँ पर जब कुंभ मेला लगता है तो सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और गुरु मेष राशि में होता है, तभी प्रयागराज में ये कुंभ मेला लगाया जाता है। प्रयागराज में मैंने बताया 1954 में भी आयोजन हुआ था, 1966 में भी आयोजन हुआ था, 1977 में हुआ, 1989, 2001, 2013, अब 2025 में हो रहा है, 2037 में भी होगा। तो प्रयागराज वाले कुंभ के बारे में मैं पहले ही डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं। हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है उसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। सूर्य मेष राशि में होता है और गुरु कुंभ राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कब कब हुआ? पिछले कुछ कुंभों की तिथि यहाँ पर दी हुई है। 1986 में हरिद्वार में कुंभ हुआ था, 1998 में हुआ, 2010 में हुआ, 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। अगला जो आयोजन है वो यहाँ पर 2033 में होगा। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ कब लगता है? जब सिंह और गुरु दोनों सिंह राशि में होते हैं, तो सिंहस्थ कुंभ उसको कहते हैं। तो गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर कुंभ मेला लगता है। कब कहां पर कुंभ मेला लगता है, ये सब कुछ एक जो है ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार होता है। हर 3-3 साल के अंतर पर इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो 12 साल में दोबारा से उसी स्थान पर फिर से कुंभ लगता है जहां पर पहले स्थान पर कुंभ का आयोजन हुआ था। 6 वर्ष बाद प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो प्रयागराज शब्द के बारे में और प्रयागराज के बारे में, तो यत्र यजत भूतात्मा पूर्व में पितामह प्रयागनति विख्याते तस्मात् भरत सतम। प्रयाग शब्द की उत्पत्ति यज धातु से हुई है, ये माना जाता है, यज धातु। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार देखें तो इस तीर्थ का नाम प्रयाग क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा ने पहली बार यज्ञ किया था, जिसे प्रकृष्ट यज्ञ भी कहते हैं। तो प्रथम यज्ञ, प्रथम से प्र और यज्ञ से यह लेकर के बना प्रयाग। तो प्रयाग का उल्लेख महाभारत के वन पर्व के अध्याय 84
श्लोक 23 से 47 में मिलता है, जहां पर बताया गया है कि गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। प्रयागराज का नाम बीच में इलाहाबाद हो गया, 450 साल बाद फिर से बदला गया। तो इलाहाबाद कब हो गया था प्रयागराज का नाम? 1575 ईस्वी में संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर के सम्राट अकबर ने इलाहाबाद नाम रखा। अब वर्तमान में प्रयागराज नाम है। इलाहाबाद फिर बोली में परिवर्तित होते होते इलाहाबाद हो गया और इसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर, यानी सिटी ऑफ गॉड। तो क्योंकि अकबर भी इसके सांस्कृतिक महत्व से काफी प्रभावित हुआ था, तो इसने इसको सिटी ऑफ गॉड या कहें अल्लाह का शहर कहा। तो मध्ययुगीन भारत में भी इस शहर को सम्मान एक धार्मिक स्थल के तौर पर मिला है। 18 में वर्तमान योगी सरकार ने उन्हें इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया। तो इस तरह से प्रयागराज को फिर से अपना नाम वापस से मिल गया है। तो पहले इसका नाम प्रयागराज ही था और 1575 में इसका नाम इलाहाबाद या जो अपभ्रंश होकर के इलाहाबाद हो गया। तो काफी समय तक डॉक्यूमेंट में नाम इलाहाबाद रहा और अब वो फिर से प्रयागराज कर दिया गया। तो यहाँ तक तो हमने जो है कुंभ के इतिहास और प्रयागराज के इतिहास के बारे में बात की। अब बात करेंगे कुंभ के स्नान के बारे में। तो कुंभ का स्नान या महाकुंभ का जो स्नान है, इसका बहुत महत्व है। इस समय जो एक माह तक ये मेला चलता है, इसमें दो प्रकार के स्नान होते हैं। एक सामान्य स्नान, यानी महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है और इसे ही सामान्य स्नान कहते हैं। एक होता है शाही स्नान या राजयोगी स्नान। तो महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब स्नान को ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है, इन्हें ही हम शाही स्नान कहते हैं। और शाही स्नान के कुछ दिवस जो है ये अखाड़े मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कब कब शाही स्नान जो होगा। कुछ पुण्य दिनों पर ये आयोजन होता है, उन दिवसों को शाही स्नान दिवस कहा जाता है। तो उस समय सबसे पहले जो प्रमुख अखाड़े हैं और उनसे जुड़े हुए जो संत हैं वो जाकर के डुबकी लगाते हैं और फिर आम जनता जो है वो संगम पर जाकर के डुबकी लगाती है। तो इस बार के महाकुंभ में यानी कुंभ मेला 2025 में जो शाही स्नान की प्रमुख तिथियां हैं वो होंगी पौष पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति की तिथि 14 जनवरी 2025 और मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। ये तो जनवरी में पड़ने वाली 3 तिथियां हैं जो प्रमुख रूप से शाही स्नान की। और फरवरी में बसंत पंचमी की तिथि 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। ये तिथियां मानी गई हैं जो शाही स्नान की 6 तिथियां इस बार रहेंगी। और 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक कुंभ मेला चलेगा। तो 1 महीने से भी ज्यादा समय तक, करीब 1 महीना 15 दिन तक यह आयोजन इस बार किया जा रहा है। तो अगर आप स्नान करने जा रहे हैं और शाही स्नान आप करना चाहते हैं तो इन तिथियों का ध्यान रखेंगे, ये विशेष तिथियां हैं। प्रयागराज में आप जाएंगे स्नान के लिए तो आप कुछ और स्थानों पर भी घूमने जा सकते हैं। तो प्रयागराज में कहाँ घूमें, कौन से वो प्रमुख स्थान है जहां पर हम घूमने जा सकते हैं या इन जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख स्थान है जो मैंने यहाँ पर चिन्हित किए हैं। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, वेणी माधव मंदिर, ऋषि भारद्वाज का आश्रम और नागा वासुकी मंदिर, ये प्रमुख स्थान है, यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। इसी तरह से मन कामेश्वर मंदिर और अक्षय वट वृक्ष को देखने आप जा सकते हैं, जिस एक विशाल वट वृक्ष का जिक्र इतिहास में मिलता है, ब्रिटिश गजेटियर्स में मिलता है। तो उस वट वृक्ष को देखने भी आप जा सकते हैं, अक्षय वट वृक्ष। और आलोपी माता मंदिर और सरस्वती कूप, तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां पर घूमने जा सकते हैं। इनमें ज्यादातर धार्मिक स्थल है। और अगर कुछ ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो पहले एक सोमेश्वर महादेव मंदिर, ये भी प्रमुख है। ऐतिहासिक स्थल में आनंद भवन, जो मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जहाँ जन्म हुआ और मोतीलाल नेहरू जी का जो मकान था वो आजकल हमारा एक संग्रहालय की तरह है। तो संग्रहालय की तरह है तो आनंद भवन ये ऐतिहासिक महत्व की एक जगह है। अकबर का किला जो संगम के किनारे पर ही स्थित है, अकबर का किला गंगा नदी यमुना नदी के संगम पर स्थित है। और आजाद पार्क, पंडित चंद्रशेखर आजाद हमारे इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और आखिर में जब उनका निधन हुआ, जब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मार ली, तो जहां पर वो शहीद हुए उस पार्क का नाम उस समय अल्फ्रेड पार्क था, आज वो पार्क आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इस ऐतिहासिक स्थान पर भी आप घूम करके आ सकते हैं। तो ये प्रमुख स्थान है जहां पर आप अगर प्रयागराज जा रहे हैं तो जरूर घूमें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और कुंभ के बारे में ये सारी जानकारी आपको पसंद आई, नहीं आई, और क्या जानकारी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।